नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्य के भाले के प्रहार को ऊपर से नीचे आते हुए देखकर, जो सरल और साधारण था, जिसमें पहले की तरह फूलों से भरे आकाश की तरह दिखने वाली भाले की रोशनी नहीं थी, इवान ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। अगर वो खुद को चोट पहुंचाए बिना लक्ष्य को मार सकता तो यही सबसे अच्छा होता। इसके अलावा लक्ष्य ने एक हाथ से लंबा भाला पकड़ रखा था। इस वार में आखिर कितनी ताकत हो सकती थी? अपने बाएं हाथ में मौजूद लोहे के पंजे का इस्तेमाल करके बचाव करते हुए और अपने दाहिने हाथ से लक्ष्य के दिल की ओर वार करते हुए इवान को पूरा भरोसा था कि वह इस एक ही वार से लड़ाई खत्म कर सकता है। लक्ष्य द्वारा किए गए इस विशेष भाले के वार को देखकर कमरे में मौजूद 3 लोगों ने तुरंत महसूस किया कि कुछ अलग है। ये तीनों व्यक्ति प्रशांत धवन, अंकित कुमार और जियान थे। यहां तक कि 5वें स्तर के युद्ध देवता बालचंद्र बाग को भी तुरंत ये आभास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। प्रशांत धवन और अंकित कुमार लगभग एक साथ अपनी कुर्सियों से उठ खड़े हुए। हालांकि जब लक्ष्य ने पहले अचानक तूफान की तरह भाला चलाने की तकनीक का प्रदर्शन किया था, तब दोनों महान गुरु भी आश्चर्यचकित हुए थे। लेकिन उनका आश्चर्य उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जितना उन्हें अब महसूस हुआ। प्रशांत धवन ने धीरे से कहा, इस स्ट्राइक में कोई न कोई तरकीब जरूर है। अंकित कुमार ने भी अनायास ही कहा, लड़ाई शायद अब खत्म होने वाली है। डोंगफेंग, मुझे नहीं लगता कि जब हम उसकी उम्र के थे तब हमारे पास लक्ष्य जैसी ताकत थी। प्रशांत धवन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो क्षमता नहीं थी, हम बहुत पीछे थे। ये बच्चा, देखने में साधारण लगने वाला लंबा भाला वार आखिरकार उस समय बदल गया जब वो इवान के लोहे के पंजे से टकराने ही वाला था। एक घुमावदार बिजली की रोशनी काले ड्रैगन भाले पर चमकी और पल भर में लक्ष्य का लंबा भाला आकाश से उतरती एक विशाल नदी में बदल गया। नहीं, वो कोई बड़ी नदी नहीं थी, वो तो सीधा नीचे गिरता हुआ झरना था। जैसे ही भाला लगा, आकाश से एक प्रचंड आभा भी उतर आई। मंच के नीचे बैठे दर्शकों ने भी इस प्रहार की अजेयता को महसूस किया। यहां तक कि अखाड़े के नीचे खड़ा एक प्राथमिक युद्ध जनरल भी, जो सीधे लक्ष्य का सामना कर रहा था, उस आभा को महसूस कर गया और 2 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया और पसीने से तर हो गया। लंबा भाला लुढ़का और धातु की तीव्र ऊर्जा से भरी बिजली की रोशनी की एक चादर नीचे गिरी, जो इवान के बाएं हाथ से टकराई, जिसे उसने रोकने के लिए ऊपर उठाया था। उस पल इवान का आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया। उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाना, इस उम्मीद में कि मरने से पहले वो लक्ष्य को घातक प्रहार कर सके। आपसी विनाश अब उसके लिए असनीय विलासिता थी। दरार, विलासिता विलासिता ही रही। भाला ऐसे लगा मानो ऊपर से 1000 पाउंड का लोहे का हथौड़ा बरसा हो। इवान की भुजा लोहे के पंजे के साथ लक्ष्य के प्रहार से चकनाचूर हो गई। भाले का डंडा इवान के कंधे पर से गुजरा और उसका पूरा शरीर कांप उठा। जड़त्व के बल पर वो 2 कदम आगे लड़खड़ा गया। लोहे का पंजा अब भी लक्ष्य की छाती को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो लक्ष्य तक पहुंचा तो पंजा लक्ष्य के हृदय से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था और वो खड़ा नहीं रह सका। उसने बार बार अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर भी वो आखिरी थोड़ी सी दूरी से चूक गया। उसी क्षण उसके शरीर से उसकी सारी शक्ति, ऊर्जा और आत्मा विलीन हो गई। उसके घुटने लड़खड़ा गए और इवान जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका शरीर गिरा, उसका सिर नेरोव की ओर मुड़ा, जो अपनी अंतिम सांसों से लक्ष्य के टखने को पकड़े हुए था। उसने धीरे से कहा, भाई।
मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। उसका सिर एक तरफ झुका और इवान की तुरंत मृत्यु हो गई। लक्ष्य के भाले के वार से उसके शरीर की आधी हड्डियां पूरी तरह चकनाचूर हो गई थी और उसके आंतरिक अंग पेस्ट बन गए थे। फिर भी यह अपने आप में एक चमत्कार था कि वो अपना अंतिम संदेश बोल पाया। लक्ष्य ने गिरे हुए इवान की ओर जरा भी नजर नहीं डाली, बल्कि अपना ध्यान नेरोव पर केंद्रित किया, जो अभी भी जीवित था। कितने अफसोस की बात है, तुम सफलता के इतने करीब थे, लेकिन इस दुनिया में चीजें हमेशा ही इतनी असुविधाजनक होती हैं। अगर अगला जीवन मिले तो याद रखना कि अगर तुम मनमानी करना चाहते हो तो हुआशिया मत आना, वरना तुम्हारी भयानक मौत होगी। अपने दोनों साथियों को भयानक रूप से मरते हुए देखकर और कुछ भी करने में असमर्थ होकर नेरोव को अंततः भय का अनुभव हुआ। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खेद है कि जिस क्षण आपने इस अखाड़े में कदम रखा, उसी क्षण आपका भाग्य तय हो गया था। इसके अलावा मैं अपने विरोधियों को कभी क्षमा नहीं करता। आपको अपने साथियों के पीछे जाना चाहिए। लक्ष्य ने अपना हाथ झटक कर नेरोव की पकड़ को छुड़ा लिया। उसने अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले को घुमाया और भाले की नोक नेरोव के गले को चीरते हुए निकल गई। ताजा खून की एक धारा फिर से फूट पड़ी। नेरोव ने एक भी आवाज नहीं की और उसका विशाल शरीर पूरी तरह से अखाड़े के फर्श पर गिर पड़ा, मानो अपने दोनों साथियों से मिलने के लिए जमीन के नीचे चला गया हो। इस प्रकार रूसी तिकड़ी का पूरी तरह से सफाया हो गया। वे सभी शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी के अखाड़े में मारे गए। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी की लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चुपचाप अखाड़े में लक्ष्य को घूर रहे थे, मानो सांस लेने की भी हिम्मत न कर रहे हों। यह दृश्य बहुत अचानक सामने आया। सभी ने मान लिया था कि आइस सिटी के मार्शल आर्ट हॉल पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। फिर भी लक्ष्य अचानक प्रकट हुआ, बाजी पलट दी और सभी उम्मीदों के विपरीत मैदान में उतर गया। और ये एक बनाम 3 का मुकाबला था। रूसी तिकड़ी की ताकत देखने के बाद लगभग सभी को लगा कि लक्ष्य बहुत घमंडी है। एक एक मुकाबले में जीतना ही काफी होता, रिले मैच जीतना तो चमत्कार ही होता। लेकिन फिर भी उसने एक बनाम 3 मुकाबले पर जोर दिया। लेकिन लक्ष्य जीत गया। जीत ही परम सत्य है और उसने साफ सुथरे और शानदार तरीके से जीत हासिल की। साथ ही सभी आलोचकों को चुप करा दिया। सबसे पहले इंटरनेट ने प्रतिक्रिया दी, जहां अनगिनत लोगों ने जश्न मनाते हुए संदेश पोस्ट किए। अधूरे आंकड़ों के अनुसार उन 5 मिनटों के भीतर की गई पोस्टों की संख्या उस समयावधि के सामान्य स्तर से 30 गुना अधिक थी। इसके कारण मार्शल आर्टिस्ट फोरम अस्थायी रूप से क्रैश भी हो गया। मार्शल आर्टिस्ट आपस में लड़े, फिर भी उनमें राष्ट्रीय गौरव होता है। लिन से नफरत करने वालों को अब चुप रहना ही होगा। इस समय लक्ष्य के बारे में कुछ भी बुरा बोलना साइबर बुलिंग का शिकार होकर गुमनामी में धकेल दिया जाएगा, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। नाम पंजीकरण के इस युग में इस तरह से अपमानित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हॉल में मौजूद मार्शल आर्टिस्टों ने भी प्रतिक्रिया दी। लड़ाई इतनी भयावह थी कि वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए थे। उस पल को संजोकर रख रहे थे। जब पहला व्यक्ति खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा, तो पूरे हॉल में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। धीरे धीरे और लोग ताली बजाने लगे और अंत में सभी लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। तालियों की गूंज गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी। अरे, वो जीत गया। लक्ष्य, शाबाश। वाह लक्ष्य, तुमने हम हुआशिया लोगों का नाम रोशन किया। विक्रांत मार्शल आर्ट्स अकादमी सिर्फ एक जोकर शो है। वे अंततः एक दीवार से टकराते हैं। हो, हाँ, उन्हें सही परोसता है। प्रचंड वायु अखाड़ा सचमुच प्रचंड वायु अखाड़ा है। हुआशिया का नंबर एक मार्शल आर्ट्स हॉल वाकई नंबर 1 है। यहां से निकलने वाला हर व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। लक्ष्य को देखकर मुझे आइस सिटी बेस्ट सिटी का उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। लक्ष्य, मैं तुमसे प्यार करता हूं।
लक्ष्य, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। दोस्त, क्या तुम एक लड़के नहीं हो? एक लड़का। ओह, हां, मैं एक लड़का हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लड़का हूं। अगर लक्ष्य को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं उसके साथ समलैंगिक होने की हिम्मत करता हूं। बेशर्म, हम लड़कियां तो अभी तक कामयाब ही नहीं हुई हैं, और तुम मोटे कमीने लक्ष्य के साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हो? जाओ अपना नामुमकिन सपना देखो। लक्ष्य ने काले ड्रैगन भाले को कुशलता से घुमाया, खून को साफ किया और उसे अपने स्पेस रिंग में रख लिया। वो नीचे कूदा और हल्के कदमों से अखाड़े से बाहर निकल गया। प्रशांत धवन और अंकित कुमार तक पैदल चलकर लक्ष्य ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, हॉल मास्टर, मैरलू, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा मिशन विफल नहीं हुआ। मैं जीत गया। अंकित कुमार दिल खोलकर हंसे। लक्ष्य, शाबाश। तुमने आइस सिटी और हुआशिया दोनों का नाम रोशन किया। मुझे, बूढ़े लू को, सालों में इतना सुकून कभी नहीं मिला। ये लो, ये दस्तावेज ले लो। ये उल्कापिंड व्यापार लाइसेंस है, जो पूरे हुआशिया में मान्य है। प्रशांत धवन ने गंभीर चेहरे से कहा, बदमाश, तुमने मुझे तब बहुत गुस्सा दिलाया जब तुमने कहा कि तुम एक साथ 3 लोगों से भिड़ोगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में उन तीनों बूढ़े रूसियों को हराने का हुनर रखते हो। इसके लिए मैं तुम्हें धिक्कार नहीं दूंगा कि तुमने मुझसे भी राज छिपाए। लेकिन अगली बार जब तुम्हारे पास कोई तुरुप का पत्ता हो, तो मुझे पहले बता देना। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मैं झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता। हॉल मास्टर, किसी को चौंकाने वाला काम करने के लिए हमेशा एक तुरुप का पत्ता चाहिए होता है ना? लक्ष्य मुस्कुराया। ठीक है, मुझे लगता है आपकी बात सही है। मुझे दिख रहा है कि आपको अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं यहां रुककर आपके साथ नहीं चलूंगा। 1 घंटे में मेरे दफ्तर आ जाइए। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रशांत धवन ने ये कहा, खड़े हुए और अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर मार्शल आर्ट्स हॉल की लॉबी से बाहर निकल गए। जैसे ही वे मुड़े, लक्ष्य ने साफ देखा कि अब वे अपने भावहीन चेहरे को छिपा नहीं पा रहे थे और उनके होठों पर एक खुश मुस्कान फैल गई। लक्ष्य के कान बहुत तेज थे और उसने चलते हुए प्रशांत धवन को गाना गुनगुनाते हुए भी सुन लिया। प्रशांत धवन का गायन थोड़ा बेसुरा था और उसमें विभिन्न क्षेत्रीय लहजों का मिश्रण था, लेकिन हर कोई उसमें छिपी खुशी को महसूस कर सकता था। ये गीत ईसा युग का था, 1000 साल पुराना एक प्राचीन गीत था, लेकिन इसकी धुन काफी अच्छी थी। मेरी मोहब्बत को याद रखना, मेरे प्यार को याद रखना कि मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रही हूं। मुझे मत भूलना। सड़क किनारे खिले जंगली फूल, उन्हें तोड़ना मत। अरे, अगर तुम उन्हें नहीं तोड़ोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। अंकित कुमार ने प्रशांत धवन की दूर जाती हुई आकृति को देखा और अविश्वास से कहा, आखिर वो बूढ़ा आदमी क्या गा रहा है? प्रशांत धवन उठे और मार्शल आर्ट हॉल से बाहर चले गए और अंकित कुमार उनके पीछे पीछे गए, क्योंकि मेयर होने के नाते उनके पास करने के लिए बहुत सारे काम थे। लक्ष्य ने यांग जियानिंग से कहा, हॉल मास्टर जियान, अब हमारे अनुबंध का सम्मान करने का समय आ गया है। यहां इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट मौजूद हैं और मैं इस अनुबंध की घोषणा अभी नहीं करना चाहती। यांग जियानिंग ने गहरी सांस ली और लक्ष्य की ओर देखते हुए कहा, लक्ष्य, तुम युवा और सफल हो, लेकिन ज्यादा घमंड मत करो। आज तुमने मेरे 3 बी कोंग शिष्यों को मार डाला है और मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगी। ये कहना तो आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि हॉल मास्टर यांग को पहले इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आपका भी कोंग कैसे बचेगा। मैंने ऑनलाइन देखा है कि आपका मार्शल आर्ट हॉल पहले ही सार्वजनिक निंदा का निशाना बन चुका है। ये तो सिर्फ अस्थायी है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यांग जियानिंग अब लक्ष्य को देखना नहीं चाहती थी और उसने हाथ के एक झटके से अपनी स्पेशल रिंग से एक धातु का कंस्तर प्रकट किया। 5 किलोग्राम तरल धातु यही है। लक्ष्य, इसे सुरक्षित रखना।
मैं इसे एक दिन जरूर वापस ले लूंगा। इतना कहकर यांग जियानिंग ने अपनी आस्तीन झटक दी और चली गई। उसे वाकई सिरदर्द हो रहा था। इस बार उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। बी कुंग शायद अब से आइस सिटी में आवारागर्दी करने लगेगी। लक्ष्य ने 5 किलोग्राम तरल धातु को एक तरफ रख दिया और आसपास मौजूद पत्रकार उसके चारों ओर उमड़ पड़े। लक्ष्य, इस बार तुमने अकेले दम पर बाजी पलट दी, 3 रूसी उस्तादों को हरा दिया। क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हें अंदर से कैसा महसूस हो रहा है? लक्ष्य, मैं मैन अप पत्रिका का प्रधान संपादक हूं। मैं आपको हमारी पत्रिका के लिए कवर फोटोशूट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। इनाम 100 मिलियन है। क्या आप इस पर विचार कर सकती हैं? विज्ञापनदाताओं, हट जाओ। लक्ष्य, क्या तुम जन्मजात तेज धावक हो? मार्शल आर्ट हॉल में प्रवेश करते समय तुमने इसे क्यों नहीं दिखाया? क्या तुम जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहे थे? लक्ष्य, क्या तुम गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने जा रहे हो? वो प्रतिभाशाली लोगों का जमावड़ा स्थल है। लक्ष्य, क्या आप अपनी बंदूक चलाने की तकनीक का नाम बता सकते हैं? क्या आप इसे बेचना चाहेंगे? मैं इसे खरीदने के लिए अच्छी कीमत देने को तैयार हूं। आसपास का माहौल शोरगुल से भरा हुआ था और लक्ष्य के लिए वहां से निकलना सचमुच आसान नहीं था। वो मदद के लिए मयंक, आरिफ खान और अन्य लोगों को पुकार सकता था और कई सवालों के जवाब देने के बाद, लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वो वहां से निकल पाया। पत्रकारों से निपटने के बाद मार्शल आर्ट हॉल खाली करा दिया गया और लक्ष्य को आखिरकार प्रशांत धवन के कार्यालय में ऊपर जाने का समय मिल गया। दरवाजा खटखटाकर अंदर आने के बाद प्रशांत धवन काफी देर से लक्ष्य का इंतजार कर रहा था। बैठ जाइए। क्या आप चाय पीना चाहेंगे? धन्यवाद हॉल मास्टर, मुझे सचमुच थोड़ी प्यास लगी है। लक्ष्य ने औपचारिकता न बरतते हुए अपने लिए एक कप चाय डाली और पी ली। प्रशांत धवन भी लक्ष्य की आत्मीयता से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने मेज पर रखा एक छोटा सा डिब्बा लक्ष्य की ओर धकेल दिया। जैसा कि आपने कहा, अगर आपने आखिरी क्षण में रूसियों को नहीं हराया होता तो ये तरल धातुएं बाहरी लोगों के हाथ लग जाती। इन्हें आपको देना बेहतर है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके हाथों में दफन नहीं होंगी। लक्ष्य ने छोटा डिब्बा उठाया और मन ही मन उत्साहित हो गया। 5 किलोग्राम और अब उसके पास 10 किलोग्राम पिघली हुई धातु थी, जो एक ऐसा हथियार बनाने के लिए पर्याप्त थी जो बहुत बड़ा न हो। इसके अलावा तरल धातु के अनगिनत उपयोग हैं। इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो हथियार ही हो। जैसे ही लक्ष्य ने तरल धातु को अपनी स्थानिक अंगूठी में डाला, प्रशांत धवन अचानक बोला, लक्ष्य, क्या तुम्हारी मानसिक शक्ति प्रारंभिक स्वर्णिम स्तर तक पहुंच गई है? अभी नहीं। आह! लक्ष्य ने आश्चर्य से प्रशांत धवन की ओर देखा, लेकिन हॉल मास्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी। वो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, क्या हॉल मास्टर को पता है? हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक उच्च कोटि का युद्ध देवता शाकाहारी हूं? क्या मैं ये भी नहीं बता सकता कि कोई मानसिक शक्ति वाला है या नहीं? शुरू में तुम्हारी मानसिक शक्ति कम थी और मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब से तुम वापस आए हो, मुझे तुम्हारी मानसिक शक्ति मजबूत होती हुई महसूस हुई है। बाद में मैंने आरिफ खान और बाकी लोगों से भी पूछा। उन बदमाशों ने तो तुम्हें बचाने की कोशिश भी की, मुझसे छिपाने की कोशिश करते रहे, ये सोचे बिना कि वे ऐसा कर भी सकते हैं या नहीं। बोलने के बाद प्रशांत धवन ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। इस समय लक्ष्य सचमुच सदमे में थी, क्योंकि प्रशांत धवन वास्तव में डार्क गोल्ड स्तर का मेंटलिस्ट था, और वो भी डार्क गोल्ड के चरम पर। लक्ष्य के ज्ञान के अनुसार मानसिक शक्तियों के वर्गीकरण इस प्रकार थे: कांस्य, रजत, स्वर्ण, गहरा स्वर्ण, बैंगनी स्वर्ण, हीरा, स्वर्ण सितारा और रजत चंद्रमा। सिल्वर मून स्तर से ऊपर लक्ष्य को नहीं पता था कि कोई और स्तर भी है या नहीं।
उसने व्यक्तिगत रूप से जितने भी मानसिक शक्ति वाले लोगों को देखा था, उनमें से केवल उच्चतम स्तर का ही डायमंड स्तर का था। नश्वर लोक के त्रिस्तरीय मार्शल आर्टिस्टों के लिए स्वर्णिम मानसिक शक्ति के शिखर तक पहुंचना अच्छा माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति डार्क गोल्ड स्तर तक पहुंच जाता था, तो ये इस बात का संकेत था कि उस व्यक्ति की क्षमता असीम है और भविष्य में उसका तारा लोक में प्रवेश करना लगभग निश्चित था। हालांकि लक्ष्य अपने पिछले जीवन में प्रशांत धवन को नहीं जानता था, लेकिन वो ये जानता था कि प्रशांत धवन भी बाद में स्टार दायरे में प्रवेश कर गया था और लक्ष्य से सैकड़ों गुना बेहतर प्रदर्शन किया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रशांत धवन भी एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति है और वो भी डार्क गोल्ड के शिखर पर पहुंच चुका है, जो कि नश्वर लोक में प्राप्त की जा सकने वाली लगभग सीमा है। यह संभव था कि प्रशांत धवन के स्टार दायरे में प्रवेश करने के बाद वो निश्चित रूप से स्टार दायरे के शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों में से एक होगा। प्रशांत धवन के इस कदम ने न केवल लक्ष्य को चौंका दिया, बल्कि उसकी ईमानदारी भी प्रदर्शित की, जिसका अर्थ ये था कि लक्ष्य को उससे कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही लक्ष्य के सभी रहस्यों को जानता था। मानसिक शक्तियों के बीच वास्तव में संबंध हो सकता है। डार्क गोल्ड शिखर की मानसिक शक्ति प्राप्त करने वाली लक्ष्य के लिए प्रशांत धवन से छिपना असंभव था। लक्ष्य ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो हॉल मास्टर को सब पता था। यह सोचना हास्यास्पद है कि मैं इसे अच्छी तरह से छिपा रही थी। प्रशांत धवन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, अरे बच्चे, तुम तो वाकई बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रतिभा छिपाते हो। तुम्हें मुझे अपना बचपन दिखता है, सहन शक्ति से भरपूर, चतुर और साधना में मेहनती। कह सकते हैं कि तुममें एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने के सभी बुनियादी गुण मौजूद हैं। लक्ष्य लगातार प्रशांत धवन की तारीफें सुन रहा था। उसका दिल अंदर ही अंदर धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अब बात किसी और मोड़ पर आ जाएगी। जैसा कि अपेक्षित था, प्रशांत धवन ने कहा, इसलिए मेरा मानना है कि लक्ष्य आपको अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने आपको भगवान जनरल प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने देने का निर्णय लिया है। ईश्वर का जनरल ट्रेनिंग कैंप? लक्ष्य दंग रह गया। उसने ये शब्द अपने पिछले जीवन में सुना था। जी हां, वही है भगवान जनरल ट्रेनिंग कैंप। प्रशांत धवन उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे डेस्क के पीछे से बाहर चला गया। ये तथाकथित देवता सेनापति प्रशिक्षण शिविर विशेष रूप से सेनापति स्तर के मार्शल आर्टिस्टों को प्रशिक्षित करने का स्थान है। यहां प्रवेश करने वाले सभी सेनापति स्तर के मार्शल आर्टिस्ट प्रतिभाओं में भी श्रेष्ठ होते हैं। आप इस प्रशिक्षण शिविर से तभी स्नातक हो सकते हैं जब आप युद्ध देवता स्तर तक साधना कर लें। यहां से निकलने वाले सभी युद्ध देवता भी युद्ध देवताओं में शक्तिशाली होते हैं। क्या हर बेस शहर में जनरल होते हैं? जी हां, हर मुख्य शहर में एक ऐसा शिविर होता है। हर साल कई सेनापति यहां प्रशिक्षण लेते हैं। यह कहा जा सकता है कि ये जगह पूरे हुआशिया के कुलीन वर्ग का जमावड़ा है। यहां आने वाला हर कोई छात्र होता है, नए छात्र भी होते हैं, और पुराने छात्रों की संख्या तो उससे भी कहीं अधिक होती है। आपकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए सेनापति प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने पर आपकी क्षमता शायद सबसे निचले स्तर के करीब होगी, या शायद सबसे निचले स्तर पर ही होगी। यह सुनकर लक्ष्य को थोड़ा अविश्वास हुआ। वो कम से कम स्वर्ण स्तर का मानसिक शक्ति विशेषज्ञ था, और अब वो बिजली के कणों को भी नियंत्रित करता था। भला वो सबसे निचले स्तर पर कैसे हो सकता है? प्रशांत धवन ने लक्ष्य की मानसिकता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप में मेंटलिस्ट कोई खास चीज नहीं है। वहां के छात्रों में मेंटलिस्ट का अनुपात लगभग 10वां हिस्सा, या यहां तक कि 7वां या 8वां हिस्सा है। जहां तक मुझे पता है, वहां डार्क गोल्ड स्तर के मेंटलिस्ट भी हैं। तुम कल्पना कर सकते हो, एक 7वें, 8वें या 9वें स्तर का जनरल जो मेंटलिस्ट भी हो, और जिसके पास जन्मजात गति और शक्ति का भी ज्ञान हो। कुछ जन्मजात शक्ति वाले तो मेंटलिस्ट भी होते हैं, और उनका युद्ध अनुभव अविश्वसनीय रूप से समृद्ध होता है। क्या तुम ऐसे लोगों का मुकाबला कर पाओगे?
अंदर मौजूद हर जनरल, अगर उसके पास कोई अनूठी विशेषता नहीं है तो उसे प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए लक्ष्य, तुम्हें विनम्र हृदय बनाए रखना होगा और ये जानना होगा कि तुमसे बेहतर लोग हमेशा मौजूद होते हैं। तभी तुम जनरल प्रशिक्षण शिविर में अपनी जगह बना पाओगे। हॉल मास्टर, क्या आपने भी सामान्य प्रशिक्षण शिविर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? लक्ष्य ने पूछा। जी हां, मैंने वहीं से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। केवल मैं ही नहीं, बल्कि हमारे वायु मार्शल आर्ट्स हॉल के मुख्य हॉल मास्टर चेन फेंगली भी गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप से निकले हैं। दुनिया का नंबर एक मास्टर भी वहीं से आया था। लक्ष्य ने आश्चर्य से कहा। हाँ, सिर्फ हॉल मास्टर ही नहीं, आपके जान पहचान के कई लोग वहीं से आए हैं। मैं आपको एक और नाम बताता हूं। क्या आप यान किए को जानते हैं? राष्ट्रीय नायक यान किए भी वहां से बाहर आ गए थे। जी हां, अंदर कई और महान हस्तियां हैं, जिनमें से कुछ तो नश्वर लोक से भी ऊपर उठ चुकी है। वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। लक्ष्य ने चुपचाप सिर हिलाया। उसने पहले इस गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप में जाने का सोचा था, लेकिन पारिवारिक मामलों में व्यस्त होने के कारण उसे समय नहीं मिल पाया था। अब जबकि वज्र, गरुड़ और बी कोंग के लोगों को लक्ष्य से द्वेष था, लक्ष्य ने भी सुर्खियों से बचने के लिए एक जगह खोजने के बारे में सोचा था, और वास्तव में ये जाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। हॉल मास्टर, प्रशिक्षण शिविर कब शुरू होता है? 1.5 महीने में। लक्ष्य, तुम्हारे पास यहाँ के मामलों को निपटाने के लिए 1.5 महीने का समय है, और तुम्हें 1.5 महीने के भीतर जनरल के पद पर पदोन्नत भी होना होगा। 1.5 महीने बाद, नए साल के ठीक बाद, गॉड जनरल ट्रेनिंग कैंप में नए छात्रों की भर्ती शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हारा नाम भेज रहा हूं, इसलिए तैयार हो जाओ। लक्ष्य ने समय का हिसाब लगाया। 1.5 महीना उनके लिए जनरल बनने के लिए काफी था, लेकिन साथ ही उन्हें अभी भी परिवार के कई मामलों को निपटाना था। लक्ष्य को सहमत होते देख प्रशांत धवन उसके पास गया और उसके कंधे पर थपथपाया। लक्ष्य, मैं पहले से ही 8वें स्तर का युद्ध देवता हूं। आइस सिटी वायु मार्शल आर्ट्स हॉल के प्रमुख के रूप में मेरे दिन गिने चुने हैं। मार्शल आर्टिस्टों के नियमों के अनुसार, यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट नश्वर लोक को पार कर लेता है तो उसे सांसारिक दुनिया में कोई पद धारण करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए आइस सिटी मार्शल आर्ट्स हॉल को एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? लक्ष्य ने सिर हिलाया। वो हॉल मास्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन इस समय उसे प्रशांत धवन की बात माननी पड़ी। ठीक है, बस इतना ही। आप जाइए और अपना काम कीजिए, लेकिन बहुत सावधान रहना। बी कांग के लोग शायद इसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। मैं समझता हूं, हॉल मास्टर, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे बस अपने परिवार की चिंता है। लक्ष्य ने अपनी चिंता व्यक्त की। आप निश्चिंत रह सकते हैं, आप वायु के मार्शल आर्टिस्ट हैं, और वायु आपके परिवार की रक्षा करता है। ये मत सोचिए कि ये मार्शल आर्ट हॉल वायु से मुकाबला करने की हिम्मत करेंगे, लेकिन वायु आखिरकार हुआशिया का नंबर एक मार्शल आर्ट हॉल है। हमारे ऊपर नंबर एक गुरु का प्रभुत्व है। जो कोई भी नियमों को तोड़ने की हिम्मत करेगा, उसे वायु के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। किसी अन्य मार्शल आर्ट हॉल में इतनी हिम्मत नहीं होगी। जैसे ही उसने ये कहा, प्रशांत धवन के सौम्य भाव में बदलाव आया, और उसकी बाहरी दबंग आभा और अद्वितीय आत्मविश्वास ने सूक्ष्म रूप से उसकी शक्तिशाली ताकत को प्रदर्शित किया। धन्यवाद, हॉल मास्टर। ये सुनकर मुझे राहत मिली। मैं अब जा रहा हूं। प्रशांत धवन ने सिर हिलाया। लक्ष्य ने उन्हें विदाई दी और उनके कार्यालय से निकलने के लिए मुड़ गई। रास्ते में लक्ष्य की मुलाकात आरिफ खान, मयंक और अन्य लोगों से हुई। उन्होंने उनसे कुछ और वाक्यों तक बातचीत की, और इन लोगों ने लक्ष्य से उनकी अद्वितीय गति के बारे में नहीं पूछा। मार्शल आर्टिस्टों के बीच ये एक वर्जित बात थी। रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, किसी के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को उजागर करना बहुत ही परेशान करने वाला व्यवहार माना जाता था। अब सभी ने मौन रूप से मान लिया था कि लक्ष्य स्वाभाविक रूप से तेज व्यक्ति है, और ऐसा प्रतीत होता था कि आरिफ खान
और अन्य लोग भी इस स्पष्टीकरण पर विश्वास करते थे, इसलिए लक्ष्य ने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया। केवल शोर मचाने वाले मयंक ने ही कहा, लक्ष्य, क्या तुम्हें पता है, तुम फिर से मशहूर हो गए हो। इस बार चूंकि ये योद्धा स्तर की चुनौती थी, इसलिए ध्यान देने वाले अधिकांश लोग योद्धा ही थे। अब आप आई सिटी के नंबर 1 योद्धा हैं, जिन्हें ऑनलाइन पहचान मिली है। ये सब तो बस खोखली शोहरत है, लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्य, मैंने ऑनलाइन कहा था कि तुम मेरी दोस्त हो, और बहुत से लोग मेरी आलोचना करने लगे। मैं एक लाइव स्ट्रीम शुरू करने की योजना बना रहा हूं, और आपको तब आकर मेरा समर्थन करना होगा। मैं उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो मेरी बुराई कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि बहुत से लोग मुझे फूल और यहां तक कि स्पोर्ट्स कार भी भेजेंगे। लक्ष्य, मैं शायद लाखों कमा लूं, क्यों ना हम पैसे आपस में बांट लें? मनीष, इस समय और ऊर्जा को खर्च करने के बजाय आप साधना पर ध्यान क्यों नहीं देते? तुम नेरोव को भी नहीं हरा सकते, तो लाइव स्ट्रीम क्यों कर रहे हो? लक्ष्य ने निराशा के भाव से अपने दोस्त की ओर देखा। मयंक ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे पता नहीं कब से, लेकिन उसे लक्ष्य से थोड़ा डर लगने लगा था। शायद ये खाई ताकत के कारण ही बनी थी। आरिफ खान और कुछ अन्य लोग लक्ष्य को जश्न मनाने के लिए शराब पीने के लिए बाहर आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य ने मना कर दिया और अकेले ही गाड़ी चलाकर घर चली गई। घर पहुंचने पर उसके माता पिता हॉटपॉट तैयार कर रहे थे और मेज पर तरह तरह के समुद्री भोजन रखे हुए थे। यहां आने के बाद से लक्ष्मण और लीला को न केवल लक्ष्य से पैसा मिला, बल्कि दोनों को पेंशन भी प्राप्त हुई। पैसा हाथ में आ जाने से उनका जीवन पहले की तरह तंगहाली में नहीं रहा। लक्ष्य बैठ गया और अपने पिता लक्ष्मण के साथ थोड़ी शराब पी। भोजन के दौरान लीला ने शिकायत की कि लक्ष्य शायद ही कभी घर पर रहती है और वे दोनों बूढ़े दंपति अकेलापन महसूस करते हैं। वो चाहती थी कि लक्ष्य को जल्द ही एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, जल्दी बच्चा हो जाए और घर में रौनक बढ़ जाए। बेटा, क्या तुम चाहते हो कि मां तुम्हें एक गर्लफ्रेंड से मिलवाए? मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें वो पसंद आएगी। लीला ने लक्ष्य से रहस्यमयी अंदाज में कहा। मां, कृपया ऐसा मत करो। आपके बेटे को कोई पसंद है और जब सही समय आएगा तो मैं उसे घर ले आऊंगा ताकि आप उससे मिल सके। तो आपको सावधानी पूर्वक चयन करना होगा। हालांकि हमारा परिवार कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं है, लेकिन अब हम गरीब ही नहीं हैं, इसलिए कम से कम उसकी स्थिति में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। या फिर मम्मी की बात सुनो, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। लक्ष्य ने तुरंत हाथ हिलाकर इनकार कर दिया। उसे अपनी मां पर भरोसा नहीं था कि वो उसके लिए कोई उपयुक्त साथी ढूंढ पाएगी, और इसके अलावा वो केवल अंकिता राव को ही चाहता था। अंकिता के बारे में सोचते हुए लक्ष्य को पता था कि उसके साथ रहने के लिए उसे उसके परिवार को पार करना होगा। आन परिवार एक बड़ा निगम था, और आन परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते अंकिता राव के प्रेमी की आर्थिक स्थिति खराब नहीं हो सकती थी। हालांकि लक्ष्य ने मार्शल आर्टिस्टों के बीच काफी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी, लेकिन अंततः वो केवल एक होनहार योद्धाचरण का मार्शल आर्टिस्ट ही था। फिलहाल हर लिहाज से वो अंकिता राव के लायक नहीं था। हॉटपॉट खत्म करने के बाद लक्ष्य अपने ट्रेनिंग रूम में लौट आया। विला में जमीन के ऊपर 3 मंजिलें थी। उसके माता पिता दूसरी मंजिल पर रहते थे और लक्ष्य तीसरी मंजिल पर था, जहां उसके शयन कक्ष के अलावा लगभग 60 से 70 वर्ग मीटर का एक प्रशिक्षण कक्ष था। लक्ष्य ने कपड़े बदले और अंदर चला गया। उसने अपनी स्पेशल रिंग से अपना लिक्विड मेटल निकाला। 10 किलोग्राम, पूरे 10 किलोग्राम तरल धातु, जिसकी कीमत 2 अरब हुआशिया सिक्कों के बराबर है। हालांकि 10 किलोग्राम तरल धातु कोई बहुत बड़ी मात्रा नहीं थी। जब सब कुछ इकट्ठा हो गया तो लक्ष्य ने इसे अपने हाथों में इस तरह पकड़ा जैसे ये पारे का एक हल्का बहता हुआ पिंड हो। ये चमत्कारी पदार्थ पृथ्वी का नहीं, बल्कि किसी बाहरी अंतरिक्ष से आए उल्कापिंड का था। जब इसमें मानसिक शक्ति डाली जाती थी
तो ये मालिक की इच्छा के अनुसार किसी भी आकार में रूपांतरित हो सकता था, और ये विशेष रूप से मानसिक शक्ति के स्वामी के लिए था। लक्ष्य ने मानसिक शक्ति का एक तीव्र प्रवाह उत्पन्न किया, और तरल धातु का वो पिंड उसकी भुजा पर एक गोलाकार कवच में परिवर्तित हो गया, जिस पर बाघ के सिर का पैटर्न बना हुआ था। जैसे ही मानसिक शक्ति वापस ले ली गई, तरल धातु तुरंत जम गई, अपनी पिछली तरल अवस्था खो दी और अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो गई। लक्ष्य ने अपने हाथ से उस पर 2 बार थपथपाया, जिससे उसे कवच की मजबूती का एहसास हुआ। इस तरल सुरक्षा प्रणाली का एक और फायदा भी था। इसमें सामान्य धातुओं की तरह भंगुरता नहीं थी। अगर इस पर कोई धारदार हथियार भी वार करे, तो भी ये पूरी तरह से चकनाचूर नहीं होगा या टुकड़ों में नहीं बिखरेगा। शायद इसकी एकमात्र कमी तरल धातु की अपेक्षाकृत कम मात्रा थी। एक कवच के रूप में यह स्पष्ट रूप से बहुत छोटा था, जिससे इसकी रक्षात्मक प्रभावशीलता सीमित हो गई। तलवार, मानसिक शक्ति का एक और प्रवाह उत्पन्न हुआ, और कवच तुरंत गायब हो गया, एक छोटी तलवार में परिवर्तित हो गया। लक्ष्य के पिछले जन्म में उसका हथियार तलवार था। हालांकि उन्हें बंदूकें ज्यादा पसंद थी, लेकिन पिछले जन्म में उनके पास बंदूक चलाने की उपयुक्त तकनीक नहीं थी, इसलिए वे हमेशा तलवारबाजी का अभ्यास करते थे। दरअसल उनकी तलवारबाजी की कला उनकी मौजूदा बंदूक चलाने की तकनीकों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। छोटी तलवार को 2 बार लहराने के बाद लक्ष्य ने हल्के से सिर हिलाया। इस तलवार की गुणवत्ता मेरी ब्लैक ड्रैगन स्पीयर से कहीं बेहतर है। अफसोस की बात है कि अभी भी तरल धातु की मात्रा बहुत कम है। ये एक लंबी तलवार में जमने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। लंबी भाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। तरल धातु से एक लंबा भाला ठोस रूप देने के लिए मुझे शायद कम से कम 50 किलोग्राम तरल धातु की आवश्यकता होगी। ऐसा लगता है कि मुझे और अधिक हासिल करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। लक्ष्य की मानसिक शक्ति से उत्पन्न एक विचार के साथ तरल धातु उसकी कमर के चारों ओर एक चांदी की बेल्ट में परिवर्तित हो गई, जो बाहर से देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी। तभी लक्ष्य का फोन फिर बज उठा। उसने उसे उठाया और अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि संदेश नाइनफोल्ड स्पीयर नदी की बिक्री के बारे में एक सूचना थी। लक्ष्य के पास नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर के कुल 100 सेट थे, जिनमें से प्रत्येक 10 मिलियन में बिका। उन्होंने पिछले कुछ दिनों से अपना फोन चेक नहीं किया था, और आज चेक करने पर उन्हें पता चला कि 60 सेट पहले ही बिक चुके थे। लक्ष्य के कार्ड में पहले 600 मिलियन से अधिक थे, और अब ये बढ़कर 1 अरब 200 मिलियन से अधिक हो गया था। हालांकि लक्ष्य ने देखा कि पहले लगभग 50 सेट बहुत जल्दी बिक गए, लेकिन प्रगति धीमी हो गई थी, और कल से आज तक केवल 3 सेट ही बिके थे। लक्ष्य ने तुरंत मॉल की वेबसाइट पर लॉगिन किया और मिलते जुलते उत्पादों की खोज की, और जल्दी ही उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। स्पीयर आर्ट्स एक्सक्लूसिव नामक एक अन्य स्टॉल भी नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर के पहले से चौथे चरण तक के मॉडल बेच रहा था, और इसकी कीमत लक्ष्य की तुलना में भी सस्ती थी। लक्ष्य ने तुरंत नाइनफोल्ड स्पीयर रिवर का चौथा चरण, लॉन्ग रिवर, देखा। 18 मिलियन की कीमत। लक्ष्य ने बिना किसी झिझक के चौथे चरण का टिकट खरीद लिया। उसका दिल मन ही मन उत्साहित था। अंततः उसने चौथा चरण प्राप्त कर लिया। अपने पिछले जीवन में लक्ष्य ने केवल पहले चरण का अभ्यास किया था। अब उसके पास पहले 4 चरणों के गुप्त नियमावली थे, और बिजली से सशक्त होने के बाद लक्ष्य की भाला चलाने की तकनीक अद्वितीय हो गई थी, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। 9 गुना भाला नदी का सार, लॉन्ग रिवर, में झरने की शक्ति भी है, और इसे लगातार प्रवाहित किया जा सकता है। केवल इस चरण में महारत हासिल करने के बाद ही कोई व्यक्ति भाले का सच्चा उस्ताद माना जा सकता है। जब मैं बिजली से मजबूत हुए अपने शरीर के साथ इसे करूंगा, तो इसकी शक्ति निश्चित रूप से दोगुनी हो जाएगी। लक्ष्य ने लॉन्ग रिवर के लिए गुप्त नियमावली को एक तरफ रख दिया। उसने अभी तक वाटरफॉल मोड में पूरी तरह महारत हासिल नहीं की थी, और उसे अभी कुछ और समय तक अभ्यास करने की आवश्यकता थी। प्रशिक्षण कक्ष के अंदर
मुक्केबाजी की शक्ति का परीक्षण करने वाली एक मशीन थी। लक्ष्य के पास अब पैसे थे, इसलिए उसके घर में ये बुनियादी उपकरण मौजूद थे। बिजली के आयनों से मेरा शरीर मजबूत हुआ है और मैं अपनी शारीरिक क्षमता में सुधार महसूस कर सकता हूं। बिजली के आयनों का सबसे अधिक प्रभाव मेरी गति पर पड़ा है, उसके बाद मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया पर, और सबसे कम प्रभाव मेरी ताकत पर पड़ा है। मेरी पिछली मुक्केबाजी की ताकत लगभग 990 किलोग्राम से अधिक थी और मेरी मुक्केबाजी की गति मूल रूप से 15 मुक्के प्रति सेकंड तक पहुंच गई थी। ये दोनों ही योद्धा अवस्था के चरम पर थे। जहां तक मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया का सवाल है, ये लंबे समय से 0.01% प्रति सेकंड से अधिक हो चुकी है और ये परीक्षण मशीन अब इसे माप नहीं सकती है। लेकिन मुझे पता है कि इससे पहले मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया लगभग एक उच्च स्तरीय जनरल की मध्य अवस्था में थी। लक्ष्य मुक्केबाजी शक्ति परीक्षण मशीन के सामने खड़ा हुआ, अपनी मुद्रा को समायोजित किया और एक जोरदार मुक्का मारा। 1234 किलोग्राम। जब यह संख्या दिखाई दी तो लक्ष्य समझ गया कि उसने योद्धा स्तर की सीमा को पार कर लिया है। उनकी शारीरिक शक्ति मात्र ही प्रथम श्रेणी के सेनापति के बराबर थी। मेरी मुक्केबाजी की ताकत 200 किलोग्राम से अधिक बढ़ गई है, जो काफी अच्छी बात है। हालांकि मेरी गति की तुलना में ताकत में ये वृद्धि कुछ भी नहीं है। अब चलिए मेरी मुक्केबाजी की गति का परीक्षण करते हैं। लक्ष्य ने बिजली की तरह हमला किया और पंचिंग बैग पर जोरदार मुक्कों की बौछार कर दी। प्रत्येक मुक्का प्रभावी था और मुक्के मारने की प्रक्रिया के दौरान लक्ष्य की मुट्ठियों पर कभी-कभी अनियंत्रित बिजली की चिंगारियां चमकती थी, जो बिजली के आयनों की सक्रियता का एक प्रकटीकरण था। 1 सेकंड समाप्त। पंचिंग बैग की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर लगातार संख्याओं की एक श्रृंखला उछलती रहती थी। प्रत्येक पंच लगभग 1000 किलोग्राम का होता था। 39 बार, कुल 39 संख्याएं, जिन्हें देखकर लक्ष्य की आंखें चमक उठीं। मुक्केबाजी की ताकत बढ़ाने की तुलना में मुक्केबाजी की गति बढ़ाना निस्संदेह अधिक कठिन था। यहां तक कि जब कोई व्यक्ति जनरल के स्तर तक पहुंचता है, तब भी दांतियनची द्वारा मुक्केबाजी की गति में होने वाली वृद्धि मुक्केबाजी की शक्ति में होने वाली वृद्धि की तुलना में कहीं कम होती है। लक्ष्य की मुक्केबाजी की शक्ति प्रथम श्रेणी के जनरल के बराबर थी, लेकिन उसकी मुक्केबाजी की गति लगभग उच्च श्रेणी के जनरल के स्तर तक पहुंच चुकी थी। मैं मानसिक शक्ति का उस्ताद हूं और मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया मेरी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार बिजली गिरने से मजबूत होने के बाद मेरी तंत्रिका प्रतिक्रिया भी एक उच्च स्तरीय जनरल के शिखर के करीब है। अब मेरी मुक्केबाजी की गति भी लगभग एक उच्च स्तरीय जनरल के स्तर पर है। अगर मेरी मुक्केबाजी की ताकत भी इस स्तर तक पहुंच जाए, तो इसका मतलब होगा कि मुझमें एक उच्च स्तरीय सेनापति जैसी ताकत है। बेशक, ये तो केवल सामान्य उच्च स्तरीय जनरलों की ही क्षमता है। उच्च स्तर के खिलाड़ियों की तुलना में मैं अभी भी उनका प्रतिद्वंदी बनने से बहुत दूर हूं। इसके अलावा मेरी मुक्केबाजी की गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया की तुलना में मेरी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। हालांकि ताकत किसी मार्शल आर्टिस्ट की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण मापक है, लेकिन गति और तंत्रिका प्रतिक्रिया में सुधार करना सबसे कठिन है। लक्ष्य इस परीक्षण के परिणामों से बहुत संतुष्ट थी। अब अपनी गति और तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रिया पर भरोसा करते हुए वो आसानी से शुरुआती स्तर के जनरलों और सामान्य मध्य स्तरीय जनरलों को हरा सकता था। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके वो साधारण उच्च स्तरीय जनरलों का भी सीधे सामना कर सकता था। टेस्ट पूरा होने के बाद लक्ष्य के फोन पर 2 और संदेश आए। एक सूचना यह थी कि उनके खाते को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा खरीद बिक्री के विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, जिससे उन्हें मंत्रालय की वेबसाइट पर लॉगिन करके उल्कापिंड और बाजार में उपलब्ध न होने वाली अन्य वस्तुएं खरीदने की अनुमति मिल गई थी। दूसरा पत्र ध्रुव की ओर से था, जिसमें उसने बताया कि वो आरिफ खान, गौरव यादव और मयंक शराब पीने बाहर गए थे और परिणाम स्वरूप
मिलेनियम टाइम टीम का किसी और से झगड़ा हो गया और मयंक और आरिफ खान दोनों घायल हो गए। जिन लोगों ने उन्हें घायल किया वे मलिक ठाकुर के हीरोज ऑफ कैओस दस्ते के सदस्य थे। ये खबर सुनकर लक्ष्य ने भौहें सिकोड़ी। वो आरिफ खान और अन्य लोगों के साथ शराब पीने नहीं गया था, क्योंकि उसे तरल धातु पर परीक्षण और शोध के लिए वापस लौटना था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे घायल हो जाएंगे। मलिक ठाकुर की टर्बुलेंट टाइम्स हीरोज टीम ने गठन के बाद से ज्यादा हलचल नहीं मचाई थी। लक्ष्य ने तो यह भी सोचा था कि अगर मलिक ठाकुर उसे उकसाता नहीं तो उसे छोड़ देना भी नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि कुत्ता कभी अपना व्यवहार नहीं बदलता। इस आदमी ने फिर भी हरकत की। ध्रुव द्वारा दिए गए अस्पताल के पते को देखकर लक्ष्य गाड़ी चलाकर सीधे अस्पताल की ओर चल पड़ा। ब्लैक स्वान अस्पताल गणमान्य व्यक्तियों और योद्धाओं के उपचार में विशेषज्ञता रखता है। ये एक कुलीन अस्पताल है। लक्ष्य वहां पहुंचने के बाद सीधे 6ठी मंजिल पर चले गए। निजी वार्ड में आरिफ खान और मयंक मम्मी की तरह लिपटे हुए लेटे थे, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अभी भी स्पष्ट थी। लक्ष्य को अंदर आते देख दोनों हिलने डुलने के लिए संघर्ष करने लगे। लक्ष्य उनके पास गई और उन्हें रोककर पहले उनकी हालत का सावधानीपूर्वक जायजा लिया। पास ही मौजूद ध्रुव ने भी बताया कि उनकी चोटें मामूली नहीं थी। उनके शरीर पर कई फ्रैक्चर थे और दोनों की एक एक बाह टूटी हुई थी। मौजूदा चिकित्सा मानकों के अनुसार टूटी हुई बाह का इलाज मुश्किल नहीं है, लेकिन योद्धाओं के लिए अपने पिछले स्तर पर वापस आना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आखिरकार चोटिल बाह से पहले की तरह पूरी तरह से बल लगाना मुश्किल होता है, जिसका उनके भविष्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ध्रुव की अब तक की व्याख्या सुनकर लक्ष्य का चेहरा पहले से ही ठंड से जम गया था और कमरे का तापमान कुछ डिग्री कम हो गया था। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर के पास बैठ गया और ध्रुव और गौरव यादव से पूछा, आखिर हुआ क्या था? ध्रुव और गौरव यादव भी घायल हुए थे, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई थी, कुछ भी गंभीर नहीं था। शीले ने बड़ी बड़ी आंखों से गुस्से में कहा, हम मिलेनियम टाइम में ड्रिंक करने गए थे और संयोग से मलिक ठाकुर की टीम से टकरा गए। उनकी टीम में 5 लोग थे, जिनमें हमारे मार्शल आर्ट जिम के ओल्ड हु भी शामिल थे। लक्ष्य ने सिर हिलाया। वो लंबे समय से जानता था कि ओल्ड हु वानहाव समूह में शामिल हो गया है। ये व्यक्ति एक मध्यम स्तर का जनरल था, जो ध्रुव और आरिफ खान से अधिक शक्तिशाली था। ध्रुव ने आगे बताया, बूढ़े हु को देखकर हमें थोड़ी असहजता हुई, लेकिन हमने उन्हें उकसाया नहीं। इसके बजाय बूढ़े हु ने खुद आगे आकर टोस्ट देने की पेशकश की। टोस्ट तो टोस्ट होता है, हम एक ही मार्शल आर्ट जिम में थे, इसलिए एक ड्रिंक ठीक थी। लेकिन इस आदमी ने सचमुच तेज सफेद शराब का इकरार लिया और आरिफ खान को उसे गटकने के लिए मजबूर किया। जाहिर है हम उसके झांसे में नहीं आने वाले थे, इसलिए हमने वहीं पर उसका कुछ बार मजाक उड़ाया और फिर मलिक ठाकुर ने पहल की। मलिक ठाकुर ने पहली पहल की? लक्ष्य ने पूछा। हां, बिल्कुल सही। वो अब 9वें स्तर का योद्धा है। उसने तो चुपके से हमला करके मयंक को हरा दिया। जब हम उससे लड़ रहे थे तो ओल्ड हूं और बाकी 3 उच्च स्तरीय सेनापति भी उसमें शामिल हो गए। वो कमीना ओल्ड हूं तो हद से ज्यादा बेरहम था। उसने आरिफ खान को घायल कर दिया। ओल्ड गौरव और मुझे भी उन उच्च स्तरीय सेनापतियों ने कुछ ही वार में हरा दिया, लेकिन उन्होंने हमें गंभीर रूप से घायल नहीं किया। केवल मलिक ठाकुर और ओल्ड हु ने ही किया। लक्ष्य ने बिस्तर पर लेटे हुए आरिफ खान और मयंक को देखा, जो कुछ हद तक भावनात्मक रूप से अस्थिर लग रहे थे। उन्होंने केवल इन दोनों को ही गंभीर रूप से घायल क्यों किया? ध्रुव एक पल के लिए हिचकिचाया, क्योंकि मलिक ठाकुर ने कहा था। उन्हें लक्ष्य के सबसे करीब रहने के लिए किसने कहा था? अब से योद्धा मंडल में जो भी लक्ष्य के करीब आएगा, वो उसे देखते ही पीट देगा। लक्ष्य काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार बोली, क्या डॉक्टर ने कहा कि उनके हाथ ठीक नहीं हो सकते? गौरव यादव ने कहा, ज्यादा विकल्प नहीं है।
फ्रैक्चर तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त मांसपेशियां और हड्डियां निश्चित रूप से प्रभावित होंगी। बूढ़ा खान ठीक है, उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि वो अब जंगल में नहीं जाना चाहता, इसलिए थोड़ी बहुत चोट कोई मायने नहीं रखती। लेकिन मयंक अभी तक जनरल नहीं बना है और उसका भविष्य शायद। इस बिंदु पर लक्ष्य ने गौरव यादव की बात काटते हुए कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नई फ्रैक्चर की दवा 1 महीने से विकसित हो रही है ना? कहा जाता है कि यह दवा फ्रैक्चर से हुए नुकसान को अधिकतम सीमा तक ठीक कर देती है और पूरक दवाओं के साथ उपचार करने पर ठीक होने की संभावना 80% तक पहुंच सकती है। ये सही है, डॉक्टर ने भी यही बात कही, लेकिन इस दवा की कीमत काफी ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति के इलाज का खर्च 100 मिलियन से अधिक है। मैं इसका भुगतान कर दूंगा। लक्ष्य ने और कोई फालतू बात नहीं की। उसने सीधे ध्रुव का खाता नंबर मांगा और उसके कार्ड में 300 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। ये लीजिए 300 मिलियन, जो उनके चिकित्सा खर्चों के लिए पर्याप्त होने चाहिए। बाकी पैसे से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और टॉनिक खरीद लीजिए। इस दौरान मैं आपको, कप्तान जी और ओल्ड गौरव को उनकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहूंगा। ध्रुव स्तब्ध रह गया और कुछ बोल नहीं पाया। उसने लक्ष्य के इतने अमीर होने की उम्मीद नहीं की थी। अस्पताल के बिस्तर पर हालांकि केवल उनकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। आरिफ खान और गौरव यादव उत्साह से भरे हुए थे और उनकी आंखों में आंसू भी उमड़ रहे थे। लक्ष्य ने ध्रुव से कहा, कप्तान, क्या आपको मलिक ठाकुर की टीम की स्थिति के बारे में पता है? ध्रुव ने कुछ देर सोचा। मलिक ठाकुर की टर्बुलेंट टाइम्स हीरोज टीम असल में एक सहायक टीम है। ओल्ड हु समेत चारों सेनापति मलिक ठाकुर के गुंडे और अंगरक्षक हैं। वे आमतौर पर ज्यादा खतरनाक जगहों पर नहीं जाते। मलिक ठाकुर ही मुख्य रूप से राक्षसों को मारता है, जबकि बाकी लोग उसकी रक्षा करते हैं। इसका उद्देश्य मलिक ठाकुर की युद्ध क्षमता को निखारना है। वानहाव समूह की ताकत के साथ मलिक ठाकुर को सबसे बेहतर संसाधन मिलते हैं, इसलिए उसकी ताकत में बहुत तेजी से सुधार हुआ है। सीधे मुकाबले में भी मयंक उसका मुकाबला नहीं कर सकता। गौरव यादव ने आगे कहा, बूढ़ा हूं 5वें स्तर का सेनापति है, इसलिए उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी तीनों 7वें स्तर के सेनापति हैं। 7वें स्तर के सेनापतियों में से 2 जुड़वा भाई हैं, जिनका नाम शियाओ तियानजुओ और शियाओ तियान्यू है। उनके हथियार दोनों लंबे भाले हैं। सहस्राब्दी काल में इन्हीं दोनों ने ध्रुव और मुझे घायल किया था। ये दोनों काफी शक्तिशाली हैं, कम से कम मुझसे और कप्तान से तो ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन इन्हें हराया जा सकता है। और वहां लूक किंगफिंग नाम का एक 7वें स्तर का सेनापति है। इस व्यक्ति ने बार में कोई हरकत नहीं की, इसलिए मुझे उसकी सटीक ताकत का पता नहीं है, लेकिन वो दुबला-पतला और छोटा दिखता है, इसलिए उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वो शायद एक रणनीतिकार है। हमारा अनुमान है कि अशांत काल के नायकों की मुख्य युद्ध शक्ति ये 2 जुड़वा भाई शियाओ तियानजुओ और शियाओ तियान्यू है। लक्ष्य ने सिर हिलाया और मन ही मन हिसाब लगाने लगा। टर्बुलेंट टाइम्स हीरोज टीम को सामान्य स्तर की टीमों में औसत दर्जे का ही माना जाना चाहिए। ओल्ड हु का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लक्ष्य ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि बाकी तीनों उच्च स्तरीय सेनापति थे, लेकिन लक्ष्य ने अपने पिछले जीवन में उनके बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए शायद वे उतने प्रभावशाली नहीं थे। विशेषकर ध्रुव और अन्य लोगों के वृत्तांत सुनने के बाद लक्ष्य को अब टर्बुलेंट टाइम्स हीरोज टीम से डर नहीं लगता था। अपने 2 अच्छे दोस्तों आरिफ खान और मयंक को बुरी तरह घायल और उठने में असमर्थ देखकर लक्ष्य अपने गुस्से को पचा नहीं सका। जिस दिन से उसका पुनर्जन्म हुआ था, उसने कसम खाई थी कि इस जीवन में उसे फिर कभी किसी के द्वारा कुचला नहीं जाएगा, यहां तक कि किसी देवता द्वारा भी नहीं। मलिक ठाकुर जैसे बिगड़े हुए बच्चे की तो बात ही छोड़िए। तो क्या आपको पता है कि वे आमतौर पर कहाँ काम करते हैं? गौरव यादव कुछ बोलने ही वाला था कि ध्रुव ने उसे एक नजर से रोक दिया। लक्ष्य ने यह देखा और ध्रुव से कहा, कैप्टन,
ओल्ड खान और मनीष यहां मेरी वजह से घायल पड़े हैं। क्या मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलेगा? भले ही ओल्ड गौरव कुछ न कहें, क्या मैं खुद जाकर जांच नहीं करूंगी? ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से कहा। लक्ष्य, मलिक ठाकुर ने जाते समय एक संदेश छोड़ा था, लेकिन सबको पता है कि ये एक जाल है। वो शहर में तुम पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए वो तुम्हें जंगल में फंसाने की योजना बना रहा है और फिर वो अपना वार करेगा। तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। कैप्टन, आपने मुझे कभी लापरवाही से काम करते देखा है क्या? मैं आत्मविश्वास के बिना कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुझे ये जानना होगा कि वे कहाँ है। जिद्दी लक्ष्य को देखकर ध्रुव ने बेबसी से आह भरी। लक्ष्य, मलिक ठाकुर ने बताया कि वे आम तौर पर पूर्व दोंग काउंटी में काम करते हैं। वे एक हफ्ते में फिर से वहां जा रहे हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ। डोंग, योद्धाओं का कब्रिस्तान। डोंग बिंगचेंग के सबसे नजदीक स्थित काउंटी शहर का खंडहर है। आधार शहर के निकट होने के कारण और क्योंकि राक्षस हमेशा मनुष्यों को खाते हैं, इसलिए अत्यधिक गतिशील राक्षस स्वाभाविक रूप से इस दिशा में एकत्रित होते हैं। दोंग राक्षसी सेना के खतरे से बचाव के लिए मुख्य नगर योद्धाओं को दोंग जाकर राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहां शिकार करने से उन्हें मुख्य नगर और सेना से आर्थिक सहायता भी मिलती है। हालांकि ये सहायता बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन इससे उन्हें बुनियादी आय की गारंटी मिल जाती है। इसलिए डोंग काउंटी हमेशा से ही सबसे अधिक योद्धाओं वाला स्थान रहा है। अधिक लोगों का मतलब सुरक्षा नहीं है, वहां अधिक राक्षस भी होते हैं। ये वो स्थान भी है जहां मृत्यु दर सबसे अधिक है, इसलिए इसे योद्धाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। लक्ष्य ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। जैसे ही वो घर जाने वाला था, अचानक उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक मधुर महिला की आवाज आई। ये अंकिता थी। अंकिता। अंकिता की आवाज सुनते ही लक्ष्य का कुछ हद तक उदास मूड तुरंत बेहतर हो गया। लक्ष्य, तुम कहाँ हो? अंकिता की आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं ब्लैक स्वान अस्पताल में हूं। मैं अस्पताल में नीचे हूं। क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? अंकिता ने बात खत्म करके फोन काट दिया। लक्ष्य ने ध्रुव और बाकी लोगों को अलविदा कहा और नीचे चली गई। वो अस्पताल के मुख्य द्वार तक गया, जहां कोने में एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। ये अंकिता की कार थी। लक्ष्य कार के पास गई, दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। अंकिता ने गुलाबी रंग का बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका चेहरा बेहद गोरा दिख रहा था। उसकी चमकदार आंखें और लाल होंठ उसे बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत बना रहे थे। अंकिता, तुम इस तरह बाहर क्यों आए हो? लक्ष्य ने उसके पहनावे को देखते हुए थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। अंकिता ने सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि लक्ष्य से कहा, लक्ष्य, तुम्हारा दोस्त मलिक ठाकुर और उसके गिरोह के हाथों घायल हुआ था, है ना? हाँ, आपको भी इसके बारे में पता है? मेरे पिताजी ने मुझे इसके बारे में तब बताया जब वे थोड़ी देर पहले एक कॉकटेल पार्टी से लौटे थे। मलिक ठाकुर पार्टी में जोर जोर से शेखी बघा रहा था और तुम्हें बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मेरे पिताजी ने तो मुझे तुमसे दूर रहने के लिए भी कहा और ये भी कहा कि चूंकि मलिक ठाकुर तुम्हें निशाना बना रहा है, इसलिए तुम्हारा भविष्य शायद अच्छा नहीं है। उसके द्वारा मेरी बदनामी करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लक्ष्य गुस्से में नहीं दिखी। लक्ष्य के चेहरे के भावों पर एक नजर डालते हुए अंकिता ने आगे कहा, मलिक ठाकुर ने यह भी कहा कि उसने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है, जिसमें उसने तुम्हें दोंग में उससे मिलने के लिए कहा है। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मलिक ठाकुर से पंगा मत लो। वो जानबूझकर तुम्हें वहां बुला रहा है और अगर तुम गए तो तुम्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ अपने 2 जुड़वा योद्धा जनरलों के साथ। लक्ष्य को ज्यादा परवाह नहीं थी। हालांकि वे दोनों उच्च स्तरीय योद्धा जनरल चालाक थे, लेकिन शायद वे लक्ष्य को रोकने के लिए काफी नहीं थे। एक मानसिक शक्ति वाले व्यक्ति की भागने की क्षमता बेजोड़ होती है।
दरअसल लक्ष्य पहले से ही दोंग जाने के लिए तैयार थे। मलिक ठाकुर ने उनके दोस्त को घायल कर दिया और अफवाहें फैलाई। अगर लक्ष्य ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की तो वो इस मामले को ऑनलाइन व्यापक रूप से प्रचारित कर देगा, जिससे लक्ष्य की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। अप्रत्याशित रूप से अंकिता ने अपना सिर हिलाया। लक्ष्य, मुझे लगता है कि तुम्हारी सोच थोड़ी समस्याग्रस्त है। मैं तुम्हें काफी समय से देख रही हूं और मुझे पता है कि तुमने हाल ही में काफी कुछ हासिल किया है। यहां तक कि प्रशांत धवन भी तुम्हें दिव्य सेनापति प्रशिक्षण शिविर में शामिल करने की योजना बना रहा है ना? क्या तुम्हें सच में पता है? लक्ष्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, प्रशांत धवन ने पहले ही आपके नाम की सिफारिश कर दी है और कई लोग इसके बारे में जानते हैं। मलिक ठाकुर ने तो आपको प्रशिक्षण शिविर में जाने से पूरी तरह रोकने की कसम भी खाई है। फिर हम देखेंगे कि क्या वो ऐसा कर सकता है। लक्ष्य, यही तो तुम्हारी सोच में गड़बड़ी का कारण है। मलिक ठाकुर मूर्ख नहीं है। क्या वो ऐसा कुछ करेगा जिस पर उसे भरोसा न हो? तुम कैओस के नायकों को कमतर समझते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उसकी टीम के कुछ लोग कितने शक्तिशाली हैं। अंकिता की बातें सुनकर लक्ष्य थोड़ा सतर्क हो गया। अंकिता, क्या उसकी टीम के लोग वाकई बहुत ताकतवर हैं? मुझे नहीं पता कि वे तीनों उच्च स्तरीय योद्धा सेनापति कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन मलिक ठाकुर के पिता नितिन ठाकुर भी उसका समर्थन करते हैं, इसलिए उसे आप पर विजय पाने का पूरा भरोसा होगा। आपको दिखावे से बिल्कुल भी धोखा नहीं खाना चाहिए। नितिन ठाकुर एक कुख्यात चालाक व्यक्ति है। अंकिता थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, लक्ष्य, खुद को और अपने दुश्मन को जानकर ही हर लड़ाई जीती जा सकती है। अगर तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। पहले मलिक ठाकुर के दखल की वजह से मेरे परिवार की तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं थी, लेकिन इस बार मार्शल आर्ट जिम वाली घटना ने तुम्हारे पक्ष में सकारात्मक रुख पैदा कर दिया है। वैसे मेरे पिताजी ने यह भी कहा है कि अगर मैं किसी को अपना प्रेमी चुनूं तो वो कम से कम एक युद्ध देवता होना चाहिए। इसलिए तुम्हें अच्छे से रहना होगा। मैंने जो कहना था कह दिया। इस बारे में अच्छे से सोच लो। अंकिता चली गई। लक्ष्य ने पहले अंकिता के साथ रोमांटिक पहला चुंबन साझा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन अब उसका मूड नहीं था। अंकिता के शब्द ठंडे पानी के छींटे की तरह थे, जिन्होंने लक्ष्य के कुछ हद तक उत्तेजित दिमाग को शांत कर दिया। जी हां, अंकिता बिल्कुल सही थी। लक्ष्य पिछले कुछ दिनों से वाकई थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास में थी। योद्धा स्तर के शिखर पर हाथ में एक ग्रह का केंद्र, सबसे बड़ा डार्क एनर्जी स्टोन, बिजली के आयनों पर महारत और स्वर्ण स्तर का मानसिक कौशल होने के कारण सब कुछ बहुत अद्भुत लग रहा था। लेकिन लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर गया था। वो अभी भी सिर्फ एक योद्धा था। इससे पहले वज्र के तिशान और खान शेंजी का सामना करते हुए लक्ष्य की जीत आसान नहीं थी। उसने केवल बिजली के आयनों की अप्रत्याशित गति पर भरोसा करके उन दोनों से निपटने में बढ़त हासिल की थी, और वे दोनों तो केवल प्रारंभिक स्तर के योद्धा सेनापति थे। लेकिन हीरोज ऑफ कैओस में मौजूद तीनों लोग उच्च स्तरीय योद्धा सेनापति थे। ये देखते हुए कि लक्ष्य पहले ही इतनी ताकत दिखा चुका था, मलिक ठाकुर ने फिर भी इतनी लापरवाही बरतने की हिम्मत की, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसे उससे निपटने में काफी आत्मविश्वास था। अगर उन तीनों के पास स्वाभाविक दैवीय शक्ति होती या स्वाभाविक दैवीय गति होती, तब लक्ष्य के जीतने की कितनी संभावना होती। अगर कोई मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति हो तो क्या होगा? लक्ष्य को शायद भागने का मौका भी नहीं मिलता। इस समय लक्ष्य का दिमाग काफी हद तक साफ हो गया और उसकी सोचने की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। मलिक ठाकुर उसे अपना प्रतिद्वंदी मानता था और उसे जल्द से जल्द रास्ते से हटाना चाहता था। हो सकता है इसमें कुछ गुप्त चालें भी हो। लक्ष्य मुख्य शहर में भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जंगल में जाना तो दूर की बात थी। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था। हालांकि मुझे अभी भी जंगल में जाना है, लेकिन मुझे इस मामले की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।
मेरी मौजूदा ताकत के साथ ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लक्ष्य गाड़ी चलाकर घर पहुंचा। अपने माता पिता को नमस्कार करने के बाद वो अपने कमरे में लौटा और अपना कंप्यूटर चालू किया। उन्होंने सबसे पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की आंतरिक वेबसाइट पर लॉगिन किया। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।